नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि वर्ष 2024 जलवायु खतरे के मोर्चे पर क्या चेतावनी हमें दे गया और ये जो खतरा पहले से बताया जा रहा है, इस खतरे को कितना भयावह बना गया। देखिए, जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर अगर हम देखें तो साल दर साल नई जानकारियां सामने आ रही हैं, साल दर साल इसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। और अगर हम 2024 की बात करें तो ये जो आकलन है वैश्विक वैज्ञानिकों के, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, उनका ही मानना है कि 2024 का साल अब तक का सबसे बड़ा गर्म साल साबित हो सकता है। इस बारे में ताजा रिपोर्टें आई हैं, क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक संस्था है उसकी रिपोर्ट आई है। वो ये कहती है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। अभी तक के जो आंकड़े थे वो ये बताते हैं कि 2023 अब तक का सबसे गर्म साल है, लेकिन अब 2024 उससे भी ज्यादा गर्म साल साबित हो रहा है। तो इसलिए ये चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कम से कम उन्होंने 29 ऐसी मौसमी घटनाओं का, ऐसे डिजास्टर का उन्होंने स्टडी किया, वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी स्टडी की, पूरी उसका अध्ययन किया। तो उन 29 में से ये पाया गया है कि 26 घटनाएं ऐसी थी जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई। यानी अगर जलवायु परिवर्तन का खतरा पैदा नहीं हुआ होता तो 29 में से 26 बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता था। तो ये एक दूसरी चिंता है कि आज जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं उसमें से 95% डिजास्टर सिर्फ मानवीय गलती के कारण हो रहे हैं, मानव जनित जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हो रहे हैं। यानी अगर इंसान समय पर चेत गया होता तो आज इन डिजास्टर को रोका जा सकता था। आप जानते हैं कि ये डिजास्टर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अचानक भारी बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है। तो इस तरह के जो डिजास्टर आ रहे हैं ये पूरी दुनिया में आ रहे हैं और दुनिया की करीब करीब ज्यादातर आबादी इससे प्रभावित हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है वैज्ञानिकों की तरफ से कि 2024 में 41 दिन ऐसे रहे जब लोगों ने सामान्य से ज्यादा गर्मी का जो दौर चल रहा था उसमें 41 दिन की बढ़ोतरी और पाई। यानी अगर पिछले साल 200 दिन गर्मी पड़ रही थी तो इस बार उसमें 41 दिन और बढ़ गए। तो 41 दिनों की एडिशनल गर्मी इस साल लोगों ने सामना किया। और 2024 में ही एक दिन ऐसा हुआ था, 22 जुलाई को, 21 और 22 जुलाई को, जब दुनिया भर में कम से कम 5.5 अरब लोगों ने भीषण गर्मी का सामना किया। और भीषण गर्मी का सामना किया तो ये संख्या पिछले साल की तुलना में दुगुनी हुई थी। 5.72 अरब लोगों ने एक साथ एक दिन में जरूरत से ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी का सामना किया। ये दूसरी बड़ी चेतावनी है। इसी रिपोर्ट में एक और चेतावनी भी दी गई है कि शायद 2024 में जो धरती का औसत तापमान है उसमें जो बढ़ोतरी है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि जो धरती का तापमान होता है वो करीब 4.5 डिग्री के आसपास होता है। उसमें करीब 1.2 डिग्री या 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 15 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रहा है। अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल वो बढ़ोतरी ज्यादा हो चुकी है, 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी इस बार हो चुकी है। और इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि इस सदी के आखिर तक जो तापमान बढ़ोतरी है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो 2100 का टारगेट है कि उससे हमें 1.5 डिग्री पर रोक देना है, लेकिन वो 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी अभी हो चुकी है, 2024 में ही हो चुकी है। अब 2030 में और ज्यादा हो जाएगी, 2035 में और ज्यादा हो जाएगी, 2040 में और ज्यादा हो जाएगी। तो अब वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज ये है कि हमें इसको सदी के आखिर तक, सन 2100 तक, इसको फिर हमें कम करके लाना होगा 1.5 डिग्री तक। इससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ने देना होगा। एक बार बढ़ के ऊपर जाएगा लेकिन फिर बाद में इसको कम करना होगा। कम कैसे करना होगा? क्योंकि हमारा जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन में कमी लानी होगी, ग्रीन तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा और जो भी ऊर्जा की खपत है उसको हरित स्रोतों से इस्तेमाल करना होगा। और जीवाश्म ईंधन से अगर हम कम करेंगे तो उत्सर्जन में कमी आएगी और जो औसत तापमान बढ़ोतरी 1.5 डिग्री अभी हो चुकी है वो और कम हो पाएगी। उसको हमें कम लाना होगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम फिर कम करके 1.5 डिग्री तक ले आएंगे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार तापमान बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि जो प्रयास हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं, क्या वो प्रभावी हैं?
क्या वो हमारे पेरिस एग्रीमेंट का जो लक्ष्य है 2000 इस सदी के आखिर तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री रखने की, क्या वो सफल हो पाएगा? लेकिन जो अभी तक की रिपोर्टें हैं, 2024 में जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, वो ये कहती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस रफ्तार से दुनिया जलवायु खतरों से निपटने के लिए काम कर रही है, वो बहुत ढीला ढाला है। कुछ कंट्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कंट्री एज यूजुअल पर ठीक है, और काम कई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, यही सिनेरियो अगर चलता रहा, यही तरीका अगर चलता रहा दुनिया का, इसी कैजुअल तरीके से दुनिया इस काम को लेते रही, तो जो तापमान की बढ़ोतरी है इस सदी के आखिर तक, वो 2.5 से 3 डिग्री हो जाएगी, जबकि हमें 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देना है। लेकिन प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि वो 3 डिग्री तक हो सकती है, 2.5 से 3 डिग्री तक हो सकती है। अब बताइए, अगर 3 डिग्री की तापमान बढ़ोतरी सदी के आखिर तक हुई, तो दुनिया में तबाही आ जाएगी, लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अगले 5-6 सालों में, यानी 2030 तक, जो दुनिया के जितने भी देश हैं, वो अपने उत्सर्जन को कम करने के जो उनकी घोषणाएं हैं, उन्होंने जो अपने अनाउंसमेंट कर रखे हैं, उसको और बढ़ाएं। दूसरा, एक तो अपने अनाउंसमेंट को और बढ़ाएं, अपने जो टारगेट है टारगेट को और बढ़ाएं। दूसरा वो ये करें कि जो नेट जीरो का उनका लक्ष्य है, कुछ कंट्री ने अपने नेट जीरो के लक्ष्य रखे हैं और कुछ कंट्री ने अभी नहीं रखे हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ये चाहता है कि जिन कंट्री ने अपने जीरो एमिशन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, उनको भी अपना जीरो एमिशन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जीरो एमिशन का क्या मतलब है? जीरो एमिशन का मतलब है कि जितना कार्बन आप पैदा कर रहे हैं, उतना कार्बन आपके पास सोखने की भी क्षमता हो, तो आपका जो एमिशन होगा वो जीरो मान लिया जाएगा। अगर आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल निकाल रहे हैं, तो इतनी ही क्षमता आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की होनी चाहिए। ये बात कंट्री पे लागू होती है, ये बात स्टेट पे लागू होती है, ये डिस्ट्रिक्ट पे लागू होती है, ये किसी कंपनी पे भी लागू होती है, ये किसी उपक्रम पे भी लागू होती है। तो ऐसे ऐसे करके इसको पूरा दुनिया में इसको लागू किया जाता है। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, लेकिन जो दुनिया की जो जरूरतें हैं, जो खतरा है, उसके मद्देनजर ये एक मांग जोर पकड़ी है कि नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो 2050 तक पूरे किए जाने चाहिए। अगर 2050 तक लक्ष्य पूरे होंगे, तभी 2100 तक, तभी अगले 50 सालों में जो जलवायु का जो खतरा है, जलवायु परिवर्तन का जो तापमान बढ़ोतरी का खतरा है, उसको हम 1.5 डिग्री तक सीमित कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर तापमान बढ़ोतरी कहीं और ज्यादा हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, चुनौती अभी हम सब लोगों ने देखा कि जलवायु सम्मेलन हुआ बाकू में, COP29 के नाम से। तो कॉप में हमेशा ये चर्चा होती है कि ये सबसे बड़ा सम्मेलन होता है जलवायु खतरों से निपटने के लिए, और हर साल होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पे हुई थी कि जो धनी देश हैं, उनके पास तो जलवायु खतरों से निपटने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, उसको क्रियान्वयन के लिए पैसा है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, खासकर जो छोटे विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? उनके लिए पैसा दो। तो धनी देशों को कहा गया कि आप पैसा दो, क्योंकि धनी देश पैसा देने को तैयार नहीं हो। कह रहे हैं कि भाई हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हम अपने चैलेंजेस खर्च कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र कहता है कि धनी देशों को, गरीब देशों को पैसा देना होगा, तभी गरीब देश इस खतरे से निपट पाएंगे। नहीं तो गरीब देशों की चुनौती तो अपने लोगों का पेट भरने की है, उनके पास रोजगार क्रिएट करने की चुनौती है, उनको इंडस्ट्री लगानी है। तो ऐसे में वो जलवायु खतरों से निपटने के लिए तकनीक कहाँ से लाएंगे? तो संयुक्त राष्ट्र कहता है कि गरीब देश को पैसा भी देना है और धनी देश उन्हें तकनीक भी दे, लेकिन धनी देश का रवैया इसमें बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार उसमें यह तय हुआ था कि अभी जो कोष है गरीब देशों की मदद के लिए, $100 अरब सालाना का है। तो ये 2009 में तय हुआ था कि हम $100 अरब हर साल जमा करेंगे और 2020 तक $100 अरब हर साल जमा करेंगे। तो $100 अरब 2020-21 में जमा तो हुआ है, लेकिन आज की जो जरूरत है उसमें $100 अरब बहुत कम हो गया है। तो जो आकलन किए गए हैं उसमें कहा गया है कि $1.3 ट्रिलियन की जरूरत हर साल है, एक 1.3 खरब डॉलर की जरूरत है। तो जब बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में जब इस सम्मेलन हुआ, वहां पर इस बात काफी चर्चाएं हुई कि नया कोष बनाया जाए, कोष का नया आकार तय किया जाए। भारत ने भी उसमें कहा कि 1.3 खरब डॉलर का होना चाहिए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। और जो नए कोष पर बात बनी है, वो कोष सिर्फ $350 अरब का है। तो देखा जाए तो कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है। उस हिसाब से $100 अरब का था, $350 अरब का होगा तो ठीक है, तो एक ब्रेक थ्रू है। लेकिन इससे भी जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये राशि बहुत कम है।
अब सवाल ये होता है कि एक सवाल इस पर ये होता है, क्या 300 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर भी दुनिया जमा कर पाएगी? क्या अमेरिका पैसा देगा? अमेरिका में ट्रंप फिर से आ गए हैं। तो यही ट्रंप साहब जब पहले सत्ता में थे 4 साल पहले, इससे पहले जो बाइडेन थे उससे पहले ट्रंप साहब सत्ता में थे, तो वो पेरिस एग्रीमेंट से ही बाहर हो गए थे। इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको लगता था कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को जलवायु फंड में पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने पेरिस समझौते से अलग हो गए थे। बाद में बाइडेन जब सत्ता में आए तो फिर से वो पेरिस एग्रीमेंट शामिल हो गए और उन्होंने थोड़ा पैसा भी दिया। लेकिन अब बाइडेन बाहर हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो इस कोर्स के लिए पैसा देंगे? कहीं ऐसा ना हो फिर वो वापस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होने की घोषणा कर दें। ये एक और चुनौती पैदा हो गई है इस साथ। जो जलवायुविद है वो ट्रंप के आने को अच्छा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप जो है जलवायु वार्ता में फिर कोई अड़ंगा लगाएंगे। तो ये एक नई समस्या है। पहले तो यह है कि जो कोर्स बनाया गया छोटा बनाया गया है। दूसरा, जो बनाया गया है सवाल उठेंगे उतना पैसा भी जमा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर यह है कि ट्रंप की क्या भूमिका रहेगी। तो ये एक नई चुनौती पैदा हो गई है। अब जब हम नए साल में जा रहे हैं तो चुनौती यह है कि अब अगला साल कैसा होगा। 2023 सबसे गर्म था, फिर 2024 सबसे गर्म साल होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 2025 इससे भी और गर्म साल होगा। अगर साल दर साल गर्म होते जा रहे हैं तो ये बताता है कि हमारा जो जलवायु के जो प्रयास हैं, जलवायु खतरों से निपटने के प्रयास हैं, वो नाकाफी हो रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। और इसी साल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस साल जीवाश्म ईंधन का खपत 2024 में 0.8 डिग्री करीब 1% करीब बढ़ गई है, जबकि उसको कम होना चाहिए, जबकि उसे घटना चाहिए, क्योंकि हरित ऊर्जा पे काम हो रहा है, भारत भी कर रहा है और देश भी कर रहे हैं। तो हरित ऊर्जा पे भी काम हो रहा है, लेकिन ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो उसमें आपका जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो कैसे जीवाश्म ईंधन को फेज आउट किया जाए, इस पे देशों में मतभेद है। विकसित देश कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन को फेज आउट कर देंगे, लेकिन जो भारत और चाइना जैसे विकासशील देश हैं उनके लिए काम आसान नहीं है। अगर भारत जीवाश्म ईंधन को फेज आउट कर दे तो भारत के लिए अपनी इंडस्ट्री को चला पाना और अपने दूसरे काम कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज है नहीं। तो ऐसे में गरीब देशों की अपनी चिंताएं, उन्हें फंड चाहिए, विकासशील देशों की अपनी चुनौतियां हैं, और जो धनी देश हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जबकि भारत स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, जो एमिशन की समस्या, ग्रीन हाउस एमिशन की समस्या है, ये ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों की देन है, क्योंकि वहां तो 200-300 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तब से उद्योग चला रहे हैं, एमिशन तो उद्योगों से हो रहा है। तो ऐसे में जब हम नए साल में जा रहे हैं तो इस चुनौती के साथ जा रहे हैं कि जलवायु खतरों से निपटने के लिए जो प्रयास हुए हैं वो कम हुए हैं और नए प्रयास करने की जरूरत है, और नीति निर्माताओं को इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।